नमस्कार, अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, रसायन विज्ञान के अंतर्गत आज हम लोग प्रमुख धातुओं के बारे में पढ़ेंगे और उनके उपयोग क्या क्या हैं, और इसके अलावा जो कई धातुओं को मिलाकर एक नई धातु का निर्माण होता है जिसको हम लोग मिश्र धातु कहते हैं, उसके भी बारे में पढ़ेंगे। और ध्यान रखिएगा, इससे भी प्रश्न खूब आते हैं। यानी आज भी मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आप लोग कॉपी और एक पेन लेकर बैठ जाइए और ध्यान रखिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप लोग लिखिए। ठीक है, जो मैं पढ़ाता हूँ उसको अगर वीडियो से ही देखकर लिखेंगे तो आप लोगों का ज़्यादा तैयार होगा। उसके बाद एक बार रिवीजन कर लेंगे और परीक्षा के टाइम एक बार रिवीजन कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपसे इसमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मिस हो पाएगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। उससे पहले हम लोग जानते हैं कि धातुएं क्या होती हैं। देखिए, हम लोग जानते हैं कि धातुएं जो होती हैं वो उष्मा की अच्छी सुचालक होती हैं। धातुएं उष्मा की अच्छी सुचालक होती हैं और इसके अलावा इसमें आघातवर्धनीयता और तन्यता का भी गुण पाया जाता है। आघातवर्धनीयता किसे कहते हैं? ऐसा गुण, मतलब जो धातुएं होती हैं उनको बिना मोड़े बिना तोड़े पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, और इसके अलावा तन्यता मतलब ये है कि बिना टूटे वो लंबी तार के रूप में हम उसको खींच सकते हैं। तो ये धातुएं के प्रमुख गुण हुए। इसका सबसे प्रमुख गुण यही होता है कि जो धातुएं होती हैं वो ऊष्मा की अच्छी सुचालक होती हैं। ठीक है, अब हम लोग एक एक धातु को देखेंगे और उसके प्रमुख उपयोग, जो कि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहली धातु है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बारे में जानते हैं। देखिए, भूपर्पटी में पाई जाने वाली धातु, भूपर्पटी में सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है? एल्यूमिनियम पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, इसका प्रमुख अयस्क बॉक्साइट होता है। देखिए, अयस्क से ही धातुओं का निष्कर्षण होता है। ठीक है, तो बॉक्साइट जो अयस्क है इसका, इसी से ही एल्यूमिनियम का निष्कर्षण होता है, यानी इसी से ही एल्यूमिनियम हमें प्राप्त होता है। एल्यूमिनियम का उपयोग आप लोग जानते होंगे घरेलू बर्तनों को बनाने में, और इसके अलावा तार में भी एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। ओके, चलिए, इसके बाद है अगला धातु तांबा, जिसका रासायनिक सूत्र है कॉपर, Cu। तांबा ये मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी है? तांबा है। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ होता है? इसका प्रयोग होता है सिक्का ढलाई में और विद्युत तार में। हम लोग जानते हैं तांबा से सिक्कों, जो सिक्के हैं तांबे के सिक्के भी पहले मध्यकालीन भारत में ये खूब चलते थे, और इसके अलावा इसका प्रयोग विद्युत तार में भी किया जाता है। और देखिए, इसमें एक होता है रोल्ड गोल्ड, आप लोग जानते होंगे, जिसको हम लोग दिखावटी सोना कहते हैं। अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है ये किसका मिश्रण होता है, तो ध्यान रखिएगा, रोल गोल्ड में 90% कॉपर होता है और 10% एल्यूमिनियम होता है। यानी कॉपर और एल्यूमिनियम को मिलाकर रोल गोल्ड बनाया जाता है, जिसको हम लोग दिखावटी सोना कहते हैं। जो अक्सर जो महिलाएं होती हैं वो शादी विवाह के उत्सव पर इस समय यही सबसे ज़्यादा पहना जाता है। रोल गोल्ड का इस समय फैशन खूब चल रहा है। ओके, चलिए, अगली धातु है जस्ता, जिसका रासायनिक सूत्र Zn है। जस्ता के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसका प्रमुख अयस्क परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कैलेमाइन और जिंक ब्लेंड। कैलेमाइन और जिंक ब्लेंड ये जस्ता के प्रमुख अयस्क हैं। जस्ता यानी जिंक का प्रयोग लोहे को जंगरोधी बनाने में तथा युद्ध क्षेत्र में धूम्रपट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। युद्धों में आप लोगों ने देखा होगा कि जब युद्ध हो रहा होता है तो वहाँ पर धुआं कर देते हैं सब लोग, मतलब जो विरोधी दल के लोग होते हैं वो धुआं कर देते हैं, तो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? जिंक यानी जस्ता का ही प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इसका एक यौगिक होता है जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड, जिसमें जिंक और सल्फर से मिलकर ये बना होता है, ये चूहा नाशक के रूप में काम करता है। जिंक सल्फाइड या जिंक फास्फाइड भी कहीं कहीं आता है। ठीक है, तो जिंक सल्फाइड या जिंक फास्फाइड किसका कार्य करता है? चूहा नाशक का कार्य करता है। अब हम लोग आगे देखेंगे चांदी के बारे में। Ag, जिसका रासायनिक सूत्र है, ऊष्मा और विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक चांदी होती है। ध्यान रखिएगा, चांदी की चालकता भी सबसे अधिक होती है। इसके प्रमुख यौगिक है सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। इसका प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में, और सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो मतदान के समय हम लोग जब मतदान देने जाते हैं, अभी आप लोग जाएंगे, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, आज से लगभग शुरू ही होने वाला है, तो आप लोग देखेंगे कि मतदान के समय जो उंगली में स्याही लगाई जाती है उसमें सिल्वर नाइट्रेट का ही प्रयोग किया जाता है, और इसीलिए वो स्याही ज़्यादा समय तक हमारे
उंगलियों में लगी रहती है, वो छूटती नहीं है। ओके, चलिए अगली धातु है पारा यानी Hg। ये साधारण ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। धातुएं हम लोग जानते हैं कि ठोस होती हैं, लेकिन पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो साधारण ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में काफी बार आ चुका है। इसका प्रमुख अयस्क होता है सिनेबार HgS। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है पारा का? अमलगम बनाने में। देखिए पारा को अगर अन्य धातुओं के साथ मिलाकर घोल बनाया जाता है, इसी को हम लोग अमलगम कहते हैं। पारा, मेन बात ये आप लोग नोट कर लीजिए कि अमलगम में अगर अमलगम आएगा तो उसका जो प्रमुख धातु या जो उसकी प्रमुख धातु होगी वो होगा क्या? पारा। ठीक है, पारा को ही अन्य धातुओं के साथ मिलकर घोल बनाया जाता है, इसी को हम लोग अमलगम कहते हैं। इसके अलावा पारा का प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है तथा सिंदूर निर्माण में भी। मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS उसका फार्मूला होता है। मर्क्यूरिक सल्फाइड का प्रयोग सिंदूर निर्माण में किया जाता है। अब हम लोग लोहा के बारे में जानते हैं। Fe आयरन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, ये संक्रमण धातु है और ये डी ब्लॉक का तत्व है। सबसे अधिक चुंबकीय धातु है लोहा। लोहा सबसे अधिक चुंबकीय धातु है। सबसे शुद्ध लोहा पिटवा लोहा होता है। ठीक है, सबसे शुद्ध लोहे का प्रकार कौन सा है? पिटवा लोहा, जिसमें कार्बन की मात्रा 0.12% से 0.25% के बीच होती है। लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन, हम लोग जानते हैं कि लोहे पर जो जंग लगता है वो कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। जंग लगने से लोहे का भार बढ़ता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जंग लगने से लोहे का भार अक्सर परीक्षा में आता है, तो बहुत से लोग उसमें ऑप्शन में ये भी रहता है ना, अपरिवर्तित रहता है, यानी ना घटता है ना बढ़ता है, तो वही टिक करके चले आते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब जंग लगता है तो लोहे का भार क्या होता है? बढ़ता है, यानी लोहे के भार में वृद्धि होती है। जंग से बचाने के लिए लोहे पर कोलतार, कोलतार क्या होता है? जो चारकोल जिसको साधारण भाषा में कहते हैं, कोलतार या तांबे या निकिल का अस्तर चढ़ाते हैं। तो ये भी प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अगला है सोडियम Na। सोडियम अत्यधिक क्रियाशील धातु है, इसीलिए इसको मिट्टी तेल में रखा जाता है। मिट्टी के तेल में सोडियम को डुबो कर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो अत्यधिक क्रियाशील धातु है। यहीं पर देखिए आप लोग एक बात और नोट कर लीजिएगा, मैंने उसको लिखा नहीं है। अगर प्रश्न में अक्सर पूछा रहता है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, तो क्रियाशील धातु अगर सबसे अधिक क्रियाशील धातु की बात की जाए तो वो है पोटेशियम के। पोटेशियम सभी धातुओं में सर्वाधिक क्रियाशील धातु है, उसके बाद सोडियम का नंबर आता है, ध्यान रखिएगा। और सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे कम क्रियाशील धातु है Au मतलब सोना। ओके, अगला है यूरेनियम। यूरेनियम को आशा धातु कहा जाता है तथा ये सबसे भारी प्राकृतिक तत्व होता है यूरेनियम। इसके अलावा हम लोग जानते हैं यूरेनियम रेडियो एक्टिव तत्व भी है। प्लेटिनम को सफेद सोना कहा जाता है, ये अक्सर ऐसे पूछता रहता है, एक सफेद सोना किसे कहते हैं, आशा धातु किसे कहते हैं, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है, तो ये सब आपको रटना है और ध्यान में रखना है। अब हम लोग सोना के बारे में जान लेते हैं। सोना हम लोग जानते हैं कीमती आभूषण है, इसका प्रयोग ज्यादातर शादी विवाह में किया जाता है। तो जो सोना होता है, सोना को कठोर बनाने के लिए तांबा का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। सोना को कठोर बनाने के लिए तांबा का प्रयोग किया जाता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, 24 कैरेट शुद्ध सोना होता है। लेकिन आभूषण बनाने में 22 कैरेट सोने का प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा। 24 कैरेट तो सबसे शुद्ध सोना होता है, लेकिन 22 कैरेट आभूषण बनाने में प्रयोग होता है। यानी इससे क्या सिद्ध होता है कि आभूषण बनाने में शुद्ध सोने का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। अगला है मैग्नीज Mn। मैग्नीज मानव शरीर में, जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। मैग्नीज का एक प्रमुख यौगिक है पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका रासायनिक सूत्र होता है KMnO4। इसको लाल दवा भी कहते हैं। इसका प्रयोग जल को कीटाणु रहित बनाने में किया जाता है। ओके, अब हम लोग देखिए, ये तो धातुओं के बारे में हो गया, पूरा जानकारी आप लोगों को मैंने दी। अब हम लोग देखेंगे मिश्र धातु के बारे में। मिश्र धातु को पढ़ेंगे, अक्सर परीक्षा में ये भी खूब पूछा जाता है। और जो पूछा जाता है, देखिए मिश्र धातुएं बहुत सी होती हैं, लेकिन जो परीक्षा की दृष्टि से उन पर इंपॉर्टेंट है हम वही पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले पीतल को। पीतल Cu यानी कॉपर, Zn यानी जिंक। देखिए Cu यानी कॉपर यानी तांबा, Zn मतलब जिंक यानी जस्ता। कॉपर, तांबा और जस्ता का मिश्रण है पीतल।
जिसमें कॉपर यानी तांबा की मात्रा 70% और जिंक की मात्रा 30% होती है। ठीक है। इसका प्रयोग बर्तन, कारतूस तथा मशीन के पुर्जे बनाने में किया जाता है। किसका? पीतल का। अगली मिश्र धातु है कांसा। कांसा ये कॉपर और यसियन, यसियन मतलब टिन होता है। ठीक है। कॉपर यानी तांबा और टिन का मिश्रण है। इसमें कॉपर 90% और टिन 10% मिला होता है। इसका प्रयोग बर्तन, सिक्का और मूर्तियां बनाने में किया जाता है कांसा का प्रयोग। अगला है जर्मन सिल्वर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जर्मन सिल्वर में देखिए नाम तो इसमें लिखा है जर्मन सिल्वर, लेकिन इसमें चांदी नहीं मिली रहती है, ध्यान रखिएगा। जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकिल, इन तीनों का मिश्रण करके इस मिश्र धातु को बनाया जाता है, जिसमें कॉपर 50%, जिंक 35% और निकिल 15% इसमें मिला रहता है। इसका प्रयोग बर्तन और मूर्ति निर्माण में किया जाता है। अगला होता है गन मेटल। गन मेटल ये कॉपर, टिन और जिंक का मिश्रण होता है, इस अनुपात में होता है। इसको देख लीजिएगा, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। इसका उपयोग तोप, गियर और बेयरिंग निर्माण में किया जाता है। अगला है टांका, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सोल्डर, टांका, जिससे हम लोग देखते हैं जो विद्युत इलेक्ट्रॉनिक की दुकान होती है वो लोग टांके से ही एक तार को दूसरे तार से जोड़ते हैं। ठीक है, यानी ये धातुओं को जोड़ने का काम करती है। तो जो टांका होता है ये टिन और पीबी यानी लेड, पीबी क्या होता है? सीसा। ये सीसा का मिश्रण होता है, जिसमें टिन 67% और सीसा 33% योगदान इसका होता है, और ये धातुओं को जोड़ने में काम आता है। इसमें अब तक जो मैंने पांचों पढ़ाया आपको, इसमें पीतल, कांसा, जर्मन और टाका, ये चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट मिश्र धातु है वो है स्टेनलेस स्टील, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अक्सर अगर मिश्र धातुओं से क्वेश्चन आता है तो स्टेनलेस स्टील से ही आता है। ठीक है। स्टेनलेस स्टील ये देखिए किसका किसका मिश्रण है। ये मिश्रण है Fe मतलब लोहा का, क्रोमियम का, निकिल का और कार्बन का। और इन चारों का अनुपात भी याद रखना जरूरी है, क्योंकि अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि स्टेनलेस स्टील में सबसे कम मात्रा में कौन सी धातु या कौन सा तत्व पाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा लोहा, फिर क्रोमियम, फिर निकिल और फिर कार्बन। ठीक है, कार्बन सबसे कम मात्रा में तथा लोहा स्टेनलेस स्टील बनाने में सर्वाधिक मात्रा में प्रयुक्त होता है। इसका प्रयोग बर्तन बनाने में होता है, हम लोग जानते हैं। अगला है नाइक्रोम। नाइक्रोम जो विद्युत हीटर में प्रयोग होता है, हम लोग इसको भी जानते हैं। इसमें भी निकिल, क्रोमियम, लोहा और मैग्नीज। ठीक है, यानी इसमें कार्बन है और इसमें मैग्नीज है, बाकी तीनों सेम है। इसका प्रयोग होता है, लेकिन इसमें निकिल की मात्रा सर्वाधिक होती है। ओके, तो दोस्तों ये तो हो गया आज का हमारा वीडियो, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जितना भी टॉपिक अभी तक, चाहे पॉलिटी हो, चाहे साइंस लगभग खत्म होने की तरफ अग्रसर हो, या आपको बीच बीच में जो हिंदी के टेस्ट मिल रहे हैं, हिंदी के कुछ वीडियोस मिले हैं और आगे भी मिलने वाले हैं, ये सब आपको पसंद आ रहा होगा। और निश्चिंत रहिए, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 20 मई तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ बचा है इतिहास और भूगोल। तो इतिहास ज़्यादा से ज़्यादा इतिहास 15 दिन में खत्म होगा और 10 दिन में आपका भूगोल खत्म होगा। ठीक है, तो 25 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे। इसके अलावा आपका उसके बाद रिवीजन यानी टेस्ट सीरीज अच्छी शुरू होगी। इसके अलावा मंडी परिषद का एग्जाम जो कि 30 और 31 मई को प्रस्तावित है, उसके लिए भी एक हफ्ते पहले टेस्ट सीरीज अच्छी और ऑथेंटिक चलाई जाएगी, और वो भी बिल्कुल निःशुल्क होगी। ठीक है, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। धन्यवाद।